गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इटली का यूनिफिकेशन किस तरह से हुआ इसके विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पे जर्मनी का यूनिफिकेशन हमने देखा और अब इटली का यूनिफिकेशन हो रहा है। तो इटली के यूनिफिकेशन में किस तरह से पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन थी, किस तरह से अलग अलग टुकड़ों में हम देखते हैं कि जो जर्मनी बटा हुआ था उसी तरह से इटली भी अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे भी ये पूरे के पूरे स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ था सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स में, और यहाँ मल्टी नेशनल स्टेट भी थे, मतलब बहुत सारे बहुराष्ट्रीय स्टेट्स भी थे जैसे हब्सबर्ग एम्पायर के अधीन। ठीक है, जो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी है, मतलब 1850 के आसपास इटली 7 स्टेट्स में बटी हुई थी। उसमें से सिर्फ सार्डिनिया पिनबांट वाला एरिया था, वही एक ऐसा एरिया था जहाँ पर जो इटालियन प्रिंसली हाउस का रूल था। ठीक है, नॉर्थ वाला पार्ट था वो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर के अधीन था, और सेंटर में जो रूल था वो पोप का था। ठीक है, पोप कौन होते हैं? पोप वे व्यक्ति होते हैं जो धार्मिक गुरु होते हैं, और उनके अंडर में जो एरिया था वो पेपल स्टेट के नाम से जाना जाता था। अब साउदर्न रीजन था, उसमें डोमिनेशन था जो स्पेन के बुर्बोन किंग्स थे उनका। ठीक है, तो बुर्बोन किंग्स ऑफ स्पेन का डोमिनेशन सदर्न पार्ट में था, सदर्न रीजन में था, और नॉर्थ की तरफ आपका ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर का था, सेंटर का पेपल स्टेट में था। एक केवल सार्डिनिया पिडमांट का स्टेट ऐसा था जहाँ पे इटली के जो प्रिंसली स्टेट था, जो राजघराना था, उनका शासन चलता था। ठीक है, इटली में जो लैंग्वेज थी, जो इटालियन लैंग्वेज थी, वो भी कोई कॉमन लैंग्वेज, कॉमन फॉर्म नहीं थी, और रीजनल और लोकल वेरिएशन हमें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैरिकेचर दिखाया है। कैरिकेचर का मतलब व्यंग चित्र दिखाया है इसमें। ओटोमन विस्वार जो जर्मनी से रिलेटेड थे, और राइक्सटैग है, जर्मन पार्लियामेंट को बोला जाता है। जर्मन राइक्सटैग मतलब जर्मन पार्लियामेंट। ये बनाया है फिगारो के द्वारा बनाया गया था, और ये वीना में बनाया गया था 5 मार्च 1870 को। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे बताया है कि ड्यूरिंग 1830 में जो जूसेप मेज़िनी है वो किस तरह से टुगेदर एक प्रोग्राम लाता है, इकट्ठा एक प्रोग्राम लाता है जिसके माध्यम से इटालियन रिपब्लिक यूनाइट होता है। ठीक है, वो एक सीक्रेट सोसाइटी बनाता है जिसका नाम यंग इटली है, जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था। यंग इटली कहाँ है? यंग इटली है मर्सिलीज में इसकी स्थापना की गई थी। तो फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल, डिसेमिनेशन मतलब होता है उसका प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो प्रचार प्रसार कर रहा था वो अपने गोल्स था। जो फेलर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग है वो हो गई थी, मतलब रिवोल्यूशन का फेलर हो गया था यहाँ पे। 1831 में भी हुआ था ये, और 1848 में भी। तो यहाँ पे जो पूरा फोकस था वो सार्डिनिया पिडमांट पूरा का पूरा किसके अधीन था? विक्टर इमैनुएल सेकंड के अधीन था। उस टाइम उसका राजा जो प्रिंसली स्टेट्स, मैंने अभी ऊपर बताया कि यहाँ पे प्रिंसली हाउस का शासन था, तो यहाँ जो शासक था वो कौन सा था? विक्टर इमैनुएल सेकंड। ठीक है, तो वो चाहता था कि इटली स्टेट्स को यूनिफाई करे, किसके थ्रू? वार के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह से विक्टर इमैनुएल सेकंड पे पूरा जिम्मेदारी आ गई कि वो पूरे इटली को यूनिफाई करे। इस तरह से जो आइज थी रूलिंग इलाइट्स की इस रीजन में, वो यूनिफाइड इटली का ऑफर दिया है उन्होंने, और इस तरह से पॉसिबिलिटी बन रही थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा। ठीक है, इटली का पॉलिटिकल डोमिनेंस ये करना चाहते थे विक्टर इमैनुएल सेकंड। अब यहाँ पे कह रहा है यहाँ का चीफ मिनिस्टर था वो काउंट कावुर था, जिसने कि मूवमेंट को यूनिफाई किया था इस रीजन में। और इटली ने तो इटली में यूनिफाई किया था उसने इटली के रीजन को, न तो वो रिवोल्यूशनरी था ना ही डेमोक्रेटिक था। लाइक अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन इलाइट ही स्पोक फ्रेंच। फ्रेंच भाषा वो ज़्यादा अच्छे से बोल सकता था, मच बेटर देन ही डिड इटालियन, इटली भाषा की बजाय। ठीक है, थ्रू ए टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस। यहाँ पे टेक्टफुल मतलब चालाकीपूर्ण कूटनीतिक संधि के तहत उसने फ्रांस के जो
इसके काउर के जो संबंध थे ना फ्रांस के साथ बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इंजीनियर्ड बाय काउर, तो एक बहुत ही अच्छी जो चालाकीपूर्ण उसने कूटनीतिक संधि बनाई, उसके द्वारा काउर ने सार्डिनिया पिटमांट में सफलता प्राप्त कर ली और उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ गैरिबाल्डी ज्वाइन द फ्रे। फ्रे मीन्स होता है दंगे, ठीक है, दंगा फसाद हो जाता है वो। और यहाँ पे बताएं वॉलंटियर, वॉलंटियर मतलब वो लोग जो अपनी मर्जी से सेना में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे ये रेगुलर ट्रूप्स मतलब एक जो लगातार सेना की टुकड़ी होती है उसके बजाय यहाँ पर कुछ आम वॉलंटियर्स थे, शस्त्र के साथ कुछ वॉलंटियर्स थे, और इन लोगों ने इस दंगे में जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इस दंगे में शामिल हो गए। 1816 में उन्होंने साउथ इटली की तरफ मार्च किया और जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से जीत लिया, ठीक है। किनकी सपोर्ट मिली इनको, जो यहाँ के लोकल पीजेंट्स थे उनकी सपोर्ट मिली। और लोकल जनता का जब वहाँ किसी भी युद्ध में अगर साथ मिल जाता है तो वो पार्ट या वो पक्ष जो है जीतता है। किस तरह से, क्योंकि भाई जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा ही जो बेसिक नीड्स हैं उनकी सप्लाई की जाती है, जैसे दूध है, खाने पीने का सामान है और दूसरी चीज़ें हैं, वो सब लोकल लोग अगर सपोर्ट कर देते हैं। किसी भी दो युद्ध हमेशा दो पक्षों में होता है, तो जिस भी पक्ष को वो सपोर्ट करते हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब उन्होंने टू सिसिलीज साउथ की तरफ गए ये लोग, तो लोकल पीजेंट्स का इनको काफ़ी सपोर्ट मिला। और हम देखते हैं कि 1861 में जो विक्टर इमैनुअल सेकंड है उसको प्रोक्लेम कर दिया गया किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो किंग प्रोक्लेम घोषणा कर दी गई, ठीक है। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई। यहाँ पे इटालियन पॉपुलेशन का जो इलिटरेसी रेट था वो बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। मुश्किल से बहुत ही कम लोग थे जो कि लिटरेट थे। यहाँ पे ये जो लोकल लोग थे वो अनअवेयर थे लिबरल नेशनल आइडियोलॉजी से। लिबरल मतलब उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पीजेंट्स ने इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और वो सबके सब किसको सपोर्ट कर रहे थे, गैरिबाल्डी को सपोर्ट कर रहे थे सदर्न इटली में। और उन्होंने कभी ये सुना ही नहीं था शब्द इटालिया शब्द, ठीक है। एंड बिलीव दैट ला टालिया वाज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। और वो बिलीव करते थे कि ला टालिया क्या है, जो विक्टर इमैनुअल है उसकी वाइफ है, ठीक है। तो जैसे हम भारत इंडिया बोलते हैं तो ये एक नेशन के लिए शब्द हुआ इटालिया, और भारत माता की जय या इस तरह के नारे लगाते हैं तो वो भी इस तरह के नारे लगाते थे। तो यहाँ की जो जनता थी वो इतनी अनपढ़ थी कि वो उनको पता ही नहीं था कि इटालिया एक नेशन है और ला टालिया उसके नारे हैं, ठीक है। तो वो सोचते थे कि जो विक्टर इमैनुअल है जो हमने अभी बताया शासक है, उसका कोई ना कोई उसकी जो पत्नी है वो होगी, उसको अरेस्ट कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। जो स्पेन के बुर्बोन डायनेस्टी के राजा थे उनके विषय में वो सोचते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैप है इसमें दिखा रखा है कि ये जो लोमार्डी वेनेटिया वाला पार्ट है ये किसके पास था, ये था ऑस्ट्रियन एम्पायर के पास, ठीक है। और ये जो पेपल स्टेट है और ये प्रेमा मोर्डेनिया टस्कनी ये पूरा एरिया था पोप के अधीन, ठीक है। और किंगडम ऑफ साउथ बोथ सिसिलीज जो साउथ में था ये कंप्लीट स्पेन के बुर्बोन डायनेस्टी के अधीन था। यहाँ पे हम देखते हैं कि मेनली ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, एक ऑस्ट्रियन नॉर्थ का, साउथ का, पेपल स्टेट, और ये वाला एरिया जो सार्डिनिया यहाँ है और पिडमांट यहाँ है। तो ये कंप्लीट एरिया किसके अधीन था, ये विक्टर इमैनुअल सेकंड या वहाँ के प्रिंसली हाउस के पास था, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ है। तो इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ है उसमें हम देखते हैं कि जो सार्डिनिया पिडमांट वाला एरिया है ये 1858 में कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा ये जो वेनेटिया वाला पार्ट है इसको 1866 में इन्होंने अपने में
शामिल कर लिया था। 1856 और 60 में ये लोम्बार्डी, पेनेरिया, मेडाना ये वाला पार्ट और पेपल स्टेट वाला पार्ट कंप्लीट मिला दिया गया। 1860 में किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज को इन्होंने इटली में यूनिफाई कर दिया। और अब जो लास्ट में पार्ट बचा है वो बचा है ये रोम वाला पार्ट, जो वर्तमान में रोम है। इसको कंप्लीट किया इन्होंने कब? 1870 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अब कुछ जो हमारे इटली है 1850 में। ठीक है, तो ये पिडमांट वाला, ये सार्डिनिया वाला पार्ट है, और यहाँ पे ये जो लोम्बार्डी वाला पार्ट, पेपल स्टेट्स हैं जहाँ पे पोप का साम्राज्य था। पोप धार्मिक गुरु होते थे, उनके अधीन जो स्टेट होता था वो। ठीक है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के नाम से ये साउदर्न पार्ट जाना जाता था। यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद है जो प्रोसेस इटली की चली है ना, वो 3 मेन लीडर्स यहाँ थे। एक जूसेफ गैरिबाल्डी, काउंट काउर और विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ठीक है, तो इटली मेनली 7 स्टेट्स में डिवाइड थे, जो कि सार्डिनिया पिडमांट वाला रीजन था वो ही केवल इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया जा रहा था। जो नॉर्दर्न रीजन है वो रूल किया जा रहा था ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग डायनेस्टी के द्वारा, सेंट्रल रूल बाय पोप्स बाय फ्रांस, जो पेपल स्टेट अभी मैंने बताया, एंड द सदर्न रीजन बाय द बुर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। The unification of Italy started with the secret society formed by Mazzini like the Young Italy and the Young Europe। मैजिनी ने 2 संस्थाएं बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। तो यंग इटली है मसलीज में और यंग यूरोप बर्न, स्विट्जरलैंड में। काउंट कार्ल ने एक बहुत ही टेक्टफुल डिप्लोमेसी के थ्रू फ्रांस को डिफीट कर दिया था। ऑस्ट्रिया विद फ्रांस की सहायता से, और ऑस्ट्रियन एंड फ्रीड द वॉलेंटियर, फ्रीड द नॉर्दर्न इटली, और नॉर्दर्न इटली को उसने फ्री कर लिया था। ठीक है, गैरिबाल्डी विद हिज आर्म्ड वॉलेंटियर्स कॉल्ड रेड शर्ट, जो गैरिबाल्डी की वॉलेंटियर्स थी, मैंने कहा था अपनी मर्जी से जो शामिल हुए थे, जिनको रेड शर्ट कहा जाता था, तो ये इसकी सेना के द्वारा इसमें सफलता हासिल की थी। तो रेड शर्ट्स कौन थे? फॉलोअर्स ऑफ गैरिबाल्डी थी, और ये 1860 में इन्होंने कंट्रोल कर लिया था सिसिली पे। ठीक है, सितंबर दे हैड नेपल्स, और सितंबर में उन्होंने नेपल्स को कंट्रोल कर लिया था। ओके, नेक्स्ट है विक्टर इमैनुअल सेकंड ने पोप्स ऑफ फ्रांस को डिफीट कर दिया था और फ्री कर लिया था सदर्न रीजन को भी, और इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो गया था। ही वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्पायर ऑफ यूनाइटेड इटली, फिर उसको घोषणा कर दी गई थी यूनाइटेड इटली का, उसे राजा बना दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे ये किस तरह से इटली 1829 में है। इटली एक पेनिनसुला है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, और इस तरह से ये सिटी स्टेट्स में बटा हुआ है। रोमन एम्पायर के बाद इसकी दिखाए हैं किस तरह से जो किंगडम ऑफ सार्डिनिया पिडमांट है वो लीडिंग सिटी स्टेट के रूप में यूनिफिकेशन के टाइम में निकल कर आया है। ठीक है, उसके बाद जो इटालियन यूनिफिकेशन के लीडर्स हैं वो है काउंट काउर, जूसेफ गैरिबाल्डी, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड और जूसेफ मैजिनी। ओके, यहाँ पे काउंट काउर के विषय में बताया है कि हेड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन था, प्राइम मिनिस्टर था ये पिडमांट सार्डिनिया का, और वास्तव में यूनिफिकेशन कभी नहीं चाहता था ये। ठीक है, पुट द पीपल्स नीड्स अहेड ऑफ हिज वांट्स, उसने रियल ये पॉलिटिक बनाई थी, और ये यहाँ पे लोगों के आगे आना चाहता था ये। ठीक है, नेक्स्ट है जूसेफ मैजिनी, और जूसेफ मैजिनी को हार्ट ऑफ द यूनिफिकेशन कहा जाता है, और ये यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक चाहता था। ठीक है, और ये बिलीव करता था कि रिवोल्ट्स वुड रिजल्ट इन ए यूनिफाइड इटली, रिवोल्ट्स की वजह से क्या हो जाएगा, यूनिफाइड इटली निकल के आएगा। ये है जूसेफ गैरिबाल्डी, और स्वॉर्ड ऑफ, ये देखिए स्वॉर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन कहा जाता है इनको। ही वॉज ओबेस्ड विद फाइटिंग एंड हेल्प यूनाइट सदर्न इटली, यूनाइटेड सिसिली एंड गेव इट टू पिडमांट सार्डिनिया। नेक्स्ट है किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, और ये रूलर थे सार्डिनिया पिडमांट के, और कावूर की हेल्प की थी इन्होंने
इटली को यूनिफाई करने में। ही इज अनसेटिस्फाइड विद बीइंग द रूलर ऑफ पिडमॉन्ट सार्डिनिया एंड विशेस टू रूल ऑल ऑफ इटली। ठीक है, और यहाँ पे ये सोचते थे कि पूरी की पूरी इटली पे ये रूल करे। सार्डिनिया पिडमॉन्ट की पूरा जितने रूलर थे उससे ये अनसेटिस्फाइड था। ठीक है, कि केवल वहीं का राजा नहीं बनना है, इसको पूरी इटली का बनना है। रेड शर्ट्स का बता ही दिया हमको। और ये ऑस्ट्रियो पर्सिया वार जो 1866 में हुआ है उसके विषय में। ऑस्ट्रिया एबल नहीं था वेनेटिया का कंट्रोल रखने में और इटली ने इसे गेन कर लिया था लास्ट में। इस तरह से 1870 में गैरिबाल्डी की रेड शर्ट और काउर की जो ट्रूप्स हैं उन्होंने फ्रेंच को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था। फ्रेंच से रोम को ऑक्यूपाई कर लिया था। और नेपोलियन थर्ड ने जो रोम के साथ जो भी किया हुआ था वो यूनिफाई कर दिया लास्ट में इटालियन सिटी स्टेट्स को। जो पेपल स्टेट्स हैं उन्होंने वेटिकन सिटी के साथ ये मिल गए थे लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हुआ।